जरा सोचिए, सालों की मेहनत से एक महान दस्तावेज तैयार होता है, एक देश का संविधान। उसे बड़े शानो शौकत से लागू किया जाता है और फिर जैसे ही उसकी स्याही सूखती है उसे बदल दिया जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना? यही है भारत के पहले संविधान संशोधन की दिलचस्प कहानी। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो था नहीं, ये एक बिल्कुल नए दस्तावेज में, मतलब एक बुनियादी फेरबदल था। तो क्या इसे बनाने में कोई चूक हो गई थी, या फिर देश पर कोई अचानक संकट आ गया था? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि संविधान बनाने वालों को ही अपने बनाए कानून पर फिर से सोचना पड़ गया? सिर्फ 18 महीने, जी हां, बस 1.5 साल। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और जून 1951 आते आते उसमें संशोधन भी हो जाता है। ये टाइमलाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि सरकार पर दबाव कितना ज्यादा रहा होगा। ऐसा लग रहा था मानो सरकार एक दीवार से जा टकराई हो। और मजे की बात यह कि वो दीवार कोई और नहीं बल्कि खुद देश का संविधान ही था। अब ये हुआ क्यों, इसे समझने के लिए हमें उस दस्तावेज के दिल में छिपे एक टकराव को समझना होगा। तो इस पूरे मामले की जड़ में ना एक तरह की फिलॉसफिकल लड़ाई थी, और ये लड़ाई संविधान की बनावट में ही छुपी हुई थी। एक तरफ था व्यक्ति की आज़ादी का महान विचार, और दूसरी तरफ थी समाज की तरक्की की फौरन जरूरत, मतलब अधिकार बनाम जिम्मेदारी। ये जो दुविधा है वो यहां साफ दिखती है। देखिए, एक तरफ तो संविधान ने नागरिकों को दिए मौलिक अधिकार। ये एक ऐसी ढाल थी जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अदालतों की थी। दूसरी तरफ सरकार को दिए गए नीति निदेशक तत्व, यानी एक तरह से सामाजिक सुधारों की टू डू लिस्ट। लेकिन ये एक ऐसी लिस्ट थी जिसे लागू करवाने के लिए कोई सरकार पर केस नहीं कर सकता था। और बस यहीं से टकराव शुरू हो गया। सरकार जब भी समाज के भले के लिए कोई कदम उठाती, वो किसी ना किसी नागरिक के अधिकार वाली उस ढाल से जा टकराती, और कानून के हिसाब से अदालत को तो हमेशा उस ढाल के साथ ही खड़ा होना था। अब ये जो टकराव था ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। असल में इसी की वजह से सरकार को जमीन पर 3 बड़ी कानूनी हार का सामना करना पड़ा, और इन हार ने नेहरू सरकार के पूरे रिफॉर्म एजेंडे को कहना चाहिए लगभग ठप ही कर दिया था। तो ये 3 मुख्य मोर्चे कौन से थे? पहला, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। दूसरा, जमींदारी को खत्म करने के लिए भूमि सुधार। और तीसरा, बोलने की आज़ादी पर लगाम कसना। और हुआ ये कि इन तीनों ही मामलों में अदालतों के फैसलों ने सरकार की योजनाओं पर पानी फेर दिया। तो पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली रुकावट आई चंपकम दोराईराजन केस से। हुआ ये कि मद्रास सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण देकर बराबरी लाने की एक कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो जाति के आधार पर भेदभाव न करने के मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब विडंबना देखिए, जिस अधिकार को भेदभाव मिटाने के लिए बनाया गया था, उसी का हवाला देकर एक ऐसी पॉलिसी को रोक दिया गया जो सालों से चले आ रहे भेदभाव के असर को कम करने के लिए थी। ये सरकार के लिए एक जबरदस्त झटका था, जबरदस्त। अच्छा, दूसरी चुनौती आई भूमि सुधारों से। सरकार का प्लान था देश से जमींदारी प्रथा खत्म करके जमीन को गरीबों में बांटने का, लेकिन जाहिर है बड़े बड़े जमींदार सीधे अदालत पहुंच गए। उनकी दलील क्या थी कि भाई, उनकी जमीन उनकी निजी संपत्ति है और संपत्ति का अधिकार तो एक मौलिक अधिकार है, और अदालतों को उनकी ये बात माननी पड़ी। नतीजा, देश भर में भूमि सुधार कानून ठंडे बस्ते में चले गए। और फिर आया तीसरा झटका, इस बार बोलने की आजादी पर। रोमेश थापर मामले में कोर्ट का फैसला आया कि सिर्फ पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने के डर से सरकार किसी की बोलने की आजादी नहीं छीन सकती। अब सरकार के नजरिए से सोचिए, एक नया नाजुक देश, और ऐसा फैसला तो अलगाववादी आवाजों को और ताकत दे सकता था। सरकार को लगा कि उसके तो हाथ ही बन गए हैं। तो अब इन 3 बड़ी बड़ी न्यायिक रुकावटों को एक साथ पार करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार एक मास्टर स्ट्रोक लेकर आई, और वो था पहला संविधान संशोधन। इस एक संशोधन ने सीधे सीधे उन तीनों समस्याओं पर निशाना साधा। पहला, आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया जिससे आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। दूसरा, आर्टिकल 19 में उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस शब्द जोड़ दिए गए, जिससे सरकार को बोलने की आज़ादी को कंट्रोल करने की पावर मिल गई। और तीसरा, और ये सबसे क्रांतिकारी कदम था, एक बिल्कुल नई चीज बनाई गई। और ये नई चीज थी 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल। अब ये क्या था? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये संविधान के अंदर एक ऐसी लिस्ट थी जो कुछ कानूनों को अदालती जांच से, मतलब जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह इम्यून बना देती थी।
इसका मतलब ये था कि अगर कोई कानून इस लिस्ट में डाल दिया गया तो फिर कोई भी उसे इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दे सकता था कि वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये एनालॉजी, एक जादुई तिजोरी। सरकार ने क्या किया? भूमि सुधार जैसे कानूनों को बनाया और इस तिजोरी में बंद कर दिया। एक ऐसी तिजोरी जहां अदालतों की नजर पहुंच ही नहीं सकती थी। ये एक जबरदस्त शक्ति थी जो सरकार ने खुद को दे दी थी। तो इस संशोधन का असर सिर्फ उस वक्त की समस्याओं को सुलझाने तक ही नहीं रहा। नहीं, इसने भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद पर एक बहुत गहरी और हमेशा के लिए रहने वाली छाप छोड़ी। इसके दो बड़े नतीजे निकले। एक तरफ तो इसने आरक्षण और भूमि सुधार जैसे सोशल जस्टिस के प्रोग्राम्स के लिए एक संवैधानिक रास्ता खोल दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसने पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच, यानी संसद और न्यायपालिका के बीच सत्ता के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई इस बात की कि संविधान का असली रक्षक है कौन, जनता द्वारा चुनी गई संसद या फिर अधिकारों की रक्षा करने वाली न्यायपालिका। और यही सवाल पहला संशोधन हमारे लिए छोड़ जाता है। असल में ये भारतीय लोकतंत्र का एक बुनियादी संघर्ष है। क्या आखिरी ताकत चुनी हुई संसद के पास होनी चाहिए ताकि वो समाज को अपनी इच्छा के मुताबिक ढाल सके, भले इसके लिए संविधान ही क्यों ना बदलना पड़े? या फिर क्या आखिरी ताकत न्यायपालिका के पास होनी चाहिए, जो व्यक्तिगत अधिकारों के गार्डियन के तौर पर उस पावर पर ब्रेक लगा सके? पहले संशोधन ने इस लड़ाई को खत्म नहीं किया था, उसने तो बस इसे शुरू किया था। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी किसी न किसी रूप में जारी है।